प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स एकेडमी पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस पे हमारी एक सिलेक्शन सीरीज चल रही थी, जिसमें हम हर एक चैप्टर को बहुत ही बेसिक तरीके से और बेसिक से एडवांस तक हर एक चैप्टर को हम कंप्लीट करने वाले थे। ठीक है, इसमें हमने परसेंटेज कंप्लीट कर लिया था, इसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज कंप्लीट कर लिया था, चक्रवृद्धि ब्याज हमने स्टार्ट किया था और आज हमारा चक्रवृद्धि ब्याज की जो है 5वीं क्लास है। ठीक है, कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि हम कैसे रेट निकालते हुए अगर हमको दिया हो कोई भी राशि कितने समय में कितने गुना हो जाती है, ये सारी चीजें कल मैंने सीख ली थी। बीच में क्लासेस का ब्रेक हुआ था, लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि क्लासेस आपकी अब दोबारा कभी ब्रेक नहीं होंगी। ठीक है, रेगुलर आपको क्लासेस मिलती रहेंगी, तो आप लोग मेरे साथ कंटिन्यूटी बनाए रखिए। जैसा कि अभी आपको पता है कि सीजीएल का नोटिफिकेशन भी आ ही रखा है, उसमें इस बार सेक्शनल टाइमिंग दे दिया है, सेक्शनल कट ऑफ दे दिया है, तो इसलिए कहीं ना कहीं मैथ का रोल बढ़ जाता है। रोल इस तरीके से बढ़ जाता है, पहले हमारे पास में क्या होता था कि हमारे पास पर्याप्त टाइम होता था, हम रीजनिंग को 20 मिनट में कर लेते थे मेंस में, और मैथ्स के लिए हम 40 मिनट का टाइम निकाल लेते थे। अभी क्या, या फिर प्री में क्या होता था कि प्री में हम बाकी सब्जेक्ट से 5-5 मिनट बचा लेते थे और सारा टाइम हम मैथ्स पे दे देते थे। अब समस्या होने वाली है, क्यों? क्योंकि अब आपको सेक्शनल कट ऑफ बनेगी और सेक्शनल टाइमिंग है, यानी आपको 15 मिनट में ही सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो उसका मतलब रीजन ये है, उसका ये सबसे बड़ा बेनिफिट भी बोलेंगे और प्रॉब्लम भी बोलेंगे। दोनों चीज ये है कि पहले क्या होता था, जो बच्चे कम पढ़े होते थे, जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट की नॉलेज नहीं होती थी, वो बच्चे भी आगे निकल जाते थे। क्यों? क्योंकि टाइमिंग पर्याप्त होता था। अब क्या होगा, अब वही बच्चे अच्छा स्कोर कर पाएंगे जिनके पास में कंसेप्ट होगा, जिनके पास में ट्रिक्स होंगी, जिनके पास में शॉर्टकट होंगे, जिनका कंसेप्ट बहुत अच्छे से मजबूत होगा कि वो सवालों को कर सकें, वही बच्चे अब कर पाएंगे। ठीक है, जिन बच्चों को मेरे बारे में नहीं पता है, मैं उनको बता दूं, मेरा नाम है महिपाल सिंह और मैं सीजीएल में 4 बार सिलेक्टेड हूं। लास्ट ईयर 2024 में मेरी जो सीजीएल 24 में ऑल इंडिया रैंक थी 198 थी। 2 बार मैं इंस्पेक्टर पोस्ट पे सिलेक्टेड हूं। इसके अलावा मैंने पोस्टल असिस्टेंट, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, यूपी लेखपाल, सीएचएसएल और आरपीएफ कांस्टेबल जैसे एग्जाम में फाइनल सिलेक्शन ले रखा है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम बिना देरी के साथ स्टार्ट करते हैं और आज कुछ अच्छे कंसेप्ट को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं आपको बताऊंगा, आज की क्लास जब आप कंप्लीट कर चुके होंगे तो आप एक चीज जरूर देखोगे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन जिसको देख के बच्चे डरते हैं, मतलब एग्जाम हॉल में जब वो बैठे होते हैं उनको दिखता है पूरा पेज भर, पूरी उनकी स्क्रीन भर जाती है, इतने बड़े क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन को कैसे हम 2 लाइन में सॉल्व करेंगे, आज उन तक कंसेप्ट को, यानी कि बेसिक से हाई लेवल के कंसेप्ट को आज हम सॉल्व करने वाले। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला कंसेप्ट आप देखिए, जैसा कि मैंने आपको बता रखा था कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में जो ब्याज लगता है वो केवल और केवल मूलधन पे लगता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज मूलधन पे लगता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इसमें ब्याज पर भी ब्याज लगता है। क्या लगता है? ब्याज पर ब्याज लगता है, ब्याज पर ब्याज लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैं आपको बहुत पहले से ही बताते आ रहा हूं कि देखिए मूलधन पे तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, इसके साथ साथ ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। ठीक है, जैसे अब मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगा। देखिए, जैसे मैंने कहा आपके पास में 100 रुपए है, ठीक है, इसको आपको साधारण ब्याज पे देना है, तो अगर आप इसको साधारण ब्याज पे दोगे, मान लेते हैं कि 10% की दर है, ठीक है, 10% की दर है, तो आप क्या देखोगे, आप कहोगे कि सर पहले साल भी ब्याज 10 रुपए बन जाएगा। अगर मैं कहूं कि सर दूसरे साल की बात करूं, दूसरे साल भी ब्याज कितना बनेगा, 10 रुपए बनेगा, और मैं कहूं तीसरे साल ब्याज कितना बनेगा, तो आप कहोगे कि सर तीसरे साल भी ब्याज 10 रुपए ही बनेगा। यानी कि सेम ब्याज जो है साधारण ब्याज में एक ही ब्याज रहता है, जितना ब्याज पहले साल रहेगा उतना ही दूसरे, उतना ही तीसरे साल रहेगा। ठीक है, लेकिन यही कहानी पलट जाती है जब हम बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की। चक्रवृद्धि ब्याज का क्या कांसेप्ट होता है, आप देखिए, मैंने आपसे कहा कि देखो आपके पास में 100 रुपए है, ठीक है, 100 रुपए है। अब हुआ क्या कि मैंने कहा कि 10% की दर से आपने इसको दे रखा है, तो आपने जब 10% की दर से, मान लेते हैं कि इसको आपने 10% की दर से दिया, तो पहले साल क्या होगा, आप कहोगे कि सर इसका 10% होगा, और 10% कितना निकल के आएगा, 10 रुपए। यानी पहले साल जो चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा, कितना रुपया बनेगा, 10 रुपए बनेगा। दूसरे साल जब आप देखने जाओगे तो आप क्या देखोगे, आप कहोगे सर दूसरे साल इसका 10% जैसे ही निकालेंगे 10 आएगा, और आपने पहले बता रखा है कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज, यानी इसका 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा। यानी दूसरे साल ब्याज कितना निकल के आया, सर दूसरे साल ब्याज हमारा 11 रुपए निकल के आया। दूसरे साल ब्याज कितना निकल के आया, 11 रुपए निकल के आया। बस अब आप समझिए यहाँ पे, अब आप इस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझिए। अब देखिए, मैंने क्या कहा, आपके पास में 100 रुपए थे, ठीक है, पहले साल कितना गुना हुआ, आप कहोगे कि सर 10% था,
10% का मतलब कितना होता है? 10% का मतलब होता है 1/10। यानी कि पहले साल कितना हुआ होगा सर? 10 से 11, यानी कि 11/10 हो गया होगा। कितना निकल के आ गया सर? 110 आ गया। कितना हो गया? 110 हो गया। यानी कि एक साल के बाद 100 रुपए और प्लस में ब्याज, यहां पे भी आप देखो तो ये 100 रुपए और ब्याज मिला के यहाँ पे कितना बन रहा था सर? ये 100 रुपए आपके थे और ये ब्याज मिला के यानी 110 रुपए बन रहा था। ठीक है, मैं कहूं कि दूसरे साल बताओ कितना बना है, तो आप कहोगे कि सर ये तो पहले साल का है। अगर मैं दूसरे साल की बात करूंगा तो दूसरे साल कितना होगा सर? 110 तो रहेगा ही, 11 ये यानी कितना हो जाएगा सर? 110 तो रहेगा ही हमारा भाई, 110 पुराना वाला है और प्लस में दूसरे साल का ब्याज कितना बना है सर? 10 और 1 11, यानी 11 रुपए बना है। तो ब्याज कितना बन गया होगा? 121। यानी कि 2 साल बाद अमाउंट कितना हो गया होगा हमारा? 121 हो गया होगा। अब आप समझिए, देखिए दूसरे साल भी कितना बढ़ रहा है सर? 10% बढ़ रहा है। अगर मैं कहूं कि 100 रुपए आपका था, पहले साल कितना 10% लगा था? 10% का मतलब कितना था सर? 11/10 था। दूसरे साल भी चक्रवृद्धि ब्याज की दर सेम है, यानी दूसरे साल भी 10% का मतलब 1/10 यानी 11/10 होगा। आपने इससे काटा, ये कट गया, 11 11 कितना आया? 121 आया। 121 आया। यहां से आप एक कंसेप्ट समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना, उसमें जो रेशियो होता है, उसमें जो रेशियो होता है, चाहे सर पहले साल का हो, चाहे दूसरे साल का हो, चाहे 20 साल का दिया हो, सेम रेशियो, जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर होता है, जो गुणांक होता है, सेम रहता है। अगर ब्याज की दर सेम रहे तो क्या रहेगा? सेम रहेगा। यानी कि एक गिवन समय में, एक दिए गए बराबर समय में राशि उतना ही गुना होगी। जैसे एक साल बाद आपने देखा 100 रुपए था, एक साल बाद राशि कितनी हो गई थी? 11/10 गुना हो गई थी। मैं पूछूं 2 साल बाद कितनी? सर दूसरे साल भी मेरा जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आया था कितना आया? 11/10 ही आया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि सर चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज में अगर ब्याज दर समान हो, जैसे 10% पहले साल भी लगी, दूसरे साल भी लगी, तीसरे साल भी लगी, तो वहां पे क्या होगा सर? राशि उतने गिवन समय में खुद का उतने गुना ही होगी, उतने गुना होगी। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो चलिए अब मैं आपको एक थोड़ा अच्छे कंसेप्ट से इसको समझाता हूं, तब आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा, अब देखिए आप, मैंने कहा कि आपके पास में कोई राशि है, ठीक है, कोई राशि है, ठीक है, कोई राशि मान लेते हैं, वो क्या हो रही है? 2 साल में 3 गुना हो जा रही है। 2 साल में कितना गुना हो गई? 3 गुना हो गई। तो ये बताओ, तो बताओ कि वो 4 साल में कितना गुना हो जाएगी? 4 साल में कितना गुना हो जाएगी? कितना गुना हो जाएगी? गुना होगी। अब आप इस चीज को समझिएगा थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये, और ये पैटर्न अगर आपको समझ में आ गया तो 1 सेकंड लगता है इसको सॉल्व करने में। जो आप 15 सेकंड 15 मिनट में आपको सॉल्व करना होता है 25 क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप 4 सेकंड में उड़ा सकते हो। कैसे? जैसे अब देखो यहाँ पे आपने क्या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सर? दिया हुआ है कोई राशि 2 साल में 3 गुना हो रही है, यानी कोई राशि थी, मान लेते हैं यहाँ पे 2 साल बाद क्या हुई सर? वो 2 साल बाद में खुद का क्या हो गई है? 3 गुना हो गई। क्या हो गई? 3 गुना हो गई है। 2 साल बाद खुद का 3 गुना हो गई है। तो मैं आपसे बताऊं, अब कह रहा है कि 4 साल में राशि कितनी होगी? आप पिछले पेज पे अगर मैं चलूं लेके आपको, तो देखो एक साल में राशि खुद का 11/10 गुना हो रही थी, दूसरे साल भी राशि क्या हो रही थी? खुद का 11/10 गुना हो रही थी। यानी कि हर एक अगर समय बराबर कर दिया जाए, दर बराबर हो, तो जो गुना होगी राशि बराबर उतने ही गुना होगी। जैसे यहाँ पे क्या था सर? यहाँ पे जब हम 2 साल में गए तो खुद का 3 गुना हुई, तो अगले 2 साल में क्या होगा सर? अगले 2 साल में भी राशि क्या होगी? अगले 2 साल में भी राशि आपकी 3 गुना हो जाएगी, 3 गुना होगी। और किसका 3 गुना होगी सर? इस 3 का 3 गुना होगी, यानी कितना हो जाएगी सर? 3 गुना में 3 यानी कितना हो जाएगी? 9 गुना हो जाएगी। ठीक है, कितना हो जाएगी? 9 गुना हो जाएगी। मुझे लग रहा है कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। कैसे समझ में आया सर? क्या है कि देखिए 2 साल में खुद का 3 गुना हो रही है, तो अगर 2 साल में वो राशि 3 गुना हो रही है तो हर 2 साल बाद वो राशि खुद का 3 गुना होती जाएगी। जैसे 2 साल में 3 गुना हुई, अगले 2 साल में इसका 3 गुना होगी। अगर मैं कहूं फिर अगले 2 साल बाद क्या होगी, तो अगले 2 साल के बाद में भी राशि क्या हो जाएगी? 2 साल के बाद में इसका 3 गुना हो जाएगी, और इसका 3 गुना कितना आ जाएगा? 9 गुना में 3 यानी कितना हो जाएगी? 27 गुना हो जाएगी। यानी कि राशि अगर यहाँ पे 1 रही होगी तो 2, 4, 6 साल बाद कितनी हो जाएगी? 27 गुना हो जाएगी। मुझे लग रहा है कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कंसेप्ट समझ में आया है तो एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको अभी ये कंसेप्ट बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा, और भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे लेते हैं, फिर आपका कंसेप्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए सवाल क्या है
सीजीएल 2019 का सवाल है, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूं कि इस सवाल को आप मुश्किल से 5 सेकंड में कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही सवाल आपका, जैसे मैंने आपको बता रखा है कि देखिए अभी सीजीएल में भी क्या हो गया, सेक्शनल टाइमिंग और सेक्शनल कट ऑफ आ गई है, तो वहां पे आप ऐसे ही सवालों से आप 15 मिनट में 25 सवाल कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको टाइम बचाना पड़ेगा। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, कह रही है कि यदि कोई निश्चित राशि, ठीक है, यदि कोई निश्चित राशि 4 वर्षों में अपने आप की 3 गुना हो जाती है। मतलब क्या है कि 1 रुपए था, ठीक है, 1 रुपए था, अब वो 4 साल बाद क्या हुआ, 4 साल बाद वो कितना हो गया, अपने आप का 3 गुना हो गया, यानी 1 से बढ़ के कितना हो गया, 3 हो गया। भाई अपने आप का 3 गुना हो गया तो 1 का 3 गुना 3 हो गया, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, पूछ रहा है कितने समय बाद वो 27 गुना हो जाएगी, यानी कितने समय के बाद ये 1 रुपए 27 रुपए में बदल जाएगा। अब मैंने अभी आपको पिछले पेज पे बता रखा है, देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि राशि हर अगर गिवन समय हो, एक फिक्स टाइम पीरियड हो, यानी कि 2 साल में अगर पहली बार 3 गुना हुई तो अगले 2 साल में भी उसका 3 गुना होगी, फिर अगले 2 साल में भी इसका 3 गुना हो जाएगी। यानी कि जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर चलता है, कहीं ना कहीं देखिए पहले साल का भी 11/10 था, दूसरे साल भी 11/10 था, यानी जितना गुना देखिए 1 साल में हुई उतने गुना दूसरे साल में होगी। तो यहां से अगर आप देखें इस सवाल को, तो सर 4 साल में अगर वो 3 गुना हुई थी तो अगले 4 साल में फिर क्या हो जाएगी, अगले 4 साल में फिर से 3 गुना हो जाएगी। लेकिन 3 गुना किसका होगी, इस 3 का 3 गुना। भाई यहाँ ये किसका 1 का 3 गुना हुआ था, तो इसमें क्या होगी, इस 3 का 3 गुना, यानी कितना हो जाएगी, 3 गुना 3 यानी कितना हो जाएगी, 9 हो जाएगी। कितने गुना तक जाना है आपको, 27 तक आपको जाना है। फिर मैं कहूं कि अगले 4 साल में क्या होगा, अगले 4 साल में क्या होगा, ठीक है। तो आप कहोगे कि सर अगले 4 साल में फिर से 3 गुना हो जाएगी, और 9 था, 9 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यानी कि राशि 3 साइकिल कंप्लीट करने के बाद खुद का 27 गुना हो जाएगी। कितना समय लगा, आप कहोगे सर 4 साल और 4 साल और 4 साल, यानी कितना हो गया, 4 तिया 12 साल हो गया, यानी कि 12 साल। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको कुछ लिखना भी नहीं पड़ा, आप देखो मतलब बहुत ही कम समय में आप इस सवाल को कर सकते हो। सिर्फ एक लाइन लिखा और अगली लाइन में आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगली लाइन में क्या हुआ, आपका आंसर आ गया, ठीक है। आया समझ में। तो इस तरीके से हम इस तरीके के जो भी सवाल आते हैं इसको हम करते हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे स्टेट एग्जाम हो, या सीजीएल एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है। चलिए एक आध क्वेश्चन और करते हैं, फिर आपको और अच्छे से ये कंसेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। देखिए एनटीपीसी 2026 अभी मार्च में पेपर हुआ था, उसका क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन पिक किया है, ऐसे कम से कम 20 सवाल थे। यानी कि अगर 40 सवाल टोटल कंपाउंड टेस्ट के आए थे तो उसमें से 20 सवाल सिर्फ इसी पैटर्न पे थे। इससे आप इस पैटर्न की इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। और शायद यही रीजन था कि मैंने इस कंसेप्ट को आपको एकदम बेसिक से समझाया कि कैसे चीजें कितनी गुना होती हैं, ठीक है। एकदम बेसिक से बता दिया। अभी आपको शॉर्टकट भी बता देता हूं कि कैसे इसको आप चुटकियों में बिना पूरी साइकिल भी नहीं लिख सकते, और बिना साइकिल लिखे ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इस सवाल को देखते हैं। सुब्रता को वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर जो 8 वर्षों में राशि क्या हो रही है, दुगनी हो जाती है। यानी सुब्रता नाम की कोई लड़की थी, उसके पास में कुछ रुपए थे, उसने जब उसको निवेश किया तो वो क्या हो रही, 8 वर्षों में दुगनी हो गई। यानी कि मान लेते हैं अगर 1 रुपए थी तो 8 साल बाद क्या हो गया, आप कहोगे कि सर 8 साल में दुगनी हो जा रही है, यानी 8 साल में 1 से बढ़ के कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी अगर 1 रुपए थी तो 8 साल में कितना हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, 2 रुपए होगी। पूछ रहा है कि कितने वर्षों में राशि खुद का 8 गुना हो जाएगी, कितने वर्षों में राशि खुद का 8 गुना हो जाएगी। तो आप देखो सर 8 साल में 2 गुना हुई है, मैं कहूं अगले 8 साल में फिर क्या होगा, आप कहोगे कि सर अगले 8 साल की अगर मैं बात करूं तो अगले 8 साल में फिर क्या होगा, फिर से इसका 2 गुना हो जाएगी। भाई 1 का 2 गुना हुई थी, यहाँ पे इसका 2 गुना हो जाएगी, तो 2 का 2 गुना कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि सर 2 गुना में 2 यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पे मेरा आ जाएगा कितना, 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 यानी कि राशि कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यानी कि 8 8 16 साल में कितनी हो गई, 4। कितना गुना पहुंचाना है सर, 8 गुने तक पहुंचाना है। अब मैं कहूं कि अगले 8 साल में क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर 8 साल अगले फिर अगर हम जाएंगे तो राशि क्या होगी, इसका दुगना हो जाएगी। भाई हर 8 साल में देखिए 1 का दुगना, इस 8 साल में इसका दुगना, तो इस 8 साल में इसका दुगना, यानी 4 दूनी कितना हो जाएगी, 8 हो जाएगी। यानी कि राशि 8 गुना होने में कितना समय लगा, आप कहोगे कि सर 8 साल 1 और 8 साल 1 और 8 साल, यानी 8 8 16 8 24, यानी कि 24 साल लगेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। इस तरीके से आप इस तरीके के सवालों को कर सकते हो। अगर मैं कहूं कि अगर इतना लंबा आप ना जाना चाहो और इसको अगर शॉर्ट में आप करना चाहो तो भी आप कर सकते हो। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, राशि दुगनी हो रही है, यानी कि
कितने साल में सर? एक साल में 1 से 2 हो जा रही, कितने वर्ष में हो जा रही? 8 साल में हो जा रही है। 8 साल में राशि क्या हो रही है? 1 से 2 हो जा रही है। ठीक है, पहुंचाना कितना है आपको? 8 गुने पहुंचाना है। 8 गुने, 8 गुने का मतलब, 8 गुने का मतलब कहां तक जाना है आपको? आपको जाना है 8 गुने, और 8 गुने का मतलब क्या हो गया? 2 के पावर 3। कितना है? 2 के पावर 3। भाई 2 के पावर 3 का मतलब 8 होता है। इसका मतलब कि राशि एक बार मतलब 8 साल में कितना हो रही थी? 2 गुना हो रही थी। तो 2 का पावर 3 होने में कितना समय लगेगा सर? एक बार होने में अगर 8 साल, यानी कि 2 का पावर 1 होने में कितना लग रहा था? 8 साल लग रहा था। तो 2 का पावर 3 होने में कितना लगेगा? आप कहोगे सर 8 गुना में 3 यानी कि 24 साल लगेगा, 24 वर्ष लगेगा। और यही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, चाहे रेलवे वाले बच्चे हों चाहे एसएससी वाले बच्चे हों, बहुत ज्यादा सवाल इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, आया समझ में? अगर समझ में आ गया तो चलिए बढ़ते हैं, एक दो सवाल और करते हैं। ठीक है, आरपीएफ एसआई 2019 का सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। ठीक है, क्या है सवाल देखिए। एक बात मैं आपको और बताऊं कि आपको कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है, कंसेप्ट के साथ ही साथ आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो शायद आप कहीं ना कहीं बाकी बच्चों से पीछे हो जाएंगे। अब आप लोगों को डाउट हो रहा होगा कि सर हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, क्वेश्चंस हमको कहाँ से मिलेंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल जो है टॉपर्स एकेडमी का, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको अब आगे बहुत कुछ नया होने वाला है। इस चैनल पे आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया है, उसके लिए आपको क्लासेस मिलने वाली हैं। साथ के साथ आपको जो आपकी ये क्लास है, जो आपकी सिलेक्शन सीरीज है, ये कंटिन्यू चलती रहेगी। इसके अलावा जो भी एग्जाम आपके आते जाएंगे उसके लिए हम आपके लिए कुछ ना कुछ एग्जाम के लिए आपके लिए हम करते रहेंगे। ठीक है, तो आप चैनल को, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, और इसके साथ के साथ आपको जो सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं वो भी आपको मिल जाया करेंगे। और अगर आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें तो आप हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करिए, वो बेस्ट होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इस सवाल को कैसे करेंगे। कोई राशि, निश्चित राशि 3 वर्षों में अपने आप का दोगुना हो जा रही है। ठीक है, यानी कि कोई राशि है 3 साल में खुद का दोगुना हो रही, क्या हो रही? 1 से 2 हो जा रही। अब आप बताओ कि 1 से 2 होने में उसको कितना समय लग रहा है? आप कहोगे कि सर दिया हुआ है 3 साल लग रहा है, यानी 1 से 2 होने में कितना लग रहा है उसको? 3 साल लग रहा है। कितना लग रहा है? 3 साल लग रहा है। पूछ रहा है तो वो राशि कितने समय में अपने आप का 128 गुना हो जाएगी? कितना गुना? 128। अब इस 128 को आप कैसे लिखोगे? 128 गुना आपको पहुंचाना है। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर अगर हम सीरीज बनाएंगे तो बड़ा ही कठिन हो जाएगा, उसको हम नहीं कर पाएंगे। तो मैं कहूं कि इस 128 को आप क्या लिख सकते हो? आप कहोगे कि सर 2 का पावर 5 तो होता है 32, और 32 दूना 64 दूना 28, 128 यानी कि 2 का पावर 2। इसका मतलब इस 128 को हम 2 का पावर 7 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 7 लिख सकते हैं। 2 का पावर 7 हम इसको लिख सकते हैं। तो आपने इस 128 की जगह लिख दिया 2 का पावर 7। ठीक है, 2 का पावर 7 लिख दिया। अब आपने देखा कि 1 से 2 का पावर 1 पहुंचने में, भाई 2 का पावर 1 पहुंचने में कितना समय लग रहा था? 3 साल लग रहा था। तो 2 का पावर 7 पहुंचने में कितना लगेगा? अगर पावर 1 होने में 3 साल लग रहा था तो 7 होने में कितना लगेगा? आप कहोगे कि सर 7 गुना में 3 यानी 21 साल हो जाएगा। कितना लगेगा? 21 वर्ष लगेगा, यानी कि वो राशि 21 वर्षों में खुद का 128 गुना हो जाएगी। जैसे अभी आप देखिए, मैंने आपको यहाँ बताया भी था, इसमें मैंने आपको जब बेसिक से बताया तो आपने जब कैलकुलेट किया तो 8 8 16 8 24 यानी कितना लगा था? 24 साल लगा था। यानी कि राशि 1 से 2 यानी 2 का पावर 1 होने में कितना लग रहा था? सर 2 का पावर 1 होने में 8 साल लग रहा था। तो 2 का पावर 3 होने में कितना लगेगा? 8 गुना में 3 यानी 24 साल हो गया। सेम वही यहाँ पे लगा हुआ है कि अगर 2 का पावर 1 होने में 3 साल लग रहा है तो 2 का पावर 7 होने में कितना लगेगा? सर 7 गुना में 3 यानी 21 वर्ष लगेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? और ये एक अल्टीमेट लेवल का सवाल है, इस पैटर्न पे इससे ज्यादा टफ सवाल नहीं पूछा जा सकता है। और जो भी सवाल होगा, एक दो क्वेश्चन मैंने और इस कंसेप्ट पे पिक किया है जो थोड़े से इससे अलग टाइप के हैं, उन सवालों को भी हम करेंगे तो आप समझ पाओगे। आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा, इस सवालों को, इस तरीके के सवाल को आप बहुत ही आसानी से कर पा रहे होंगे। ठीक है, कंसेप्ट बहुत आसान है, बट टीचर्स इसको उस तरीके से नहीं पढ़ाते हैं जिस तरीके से इसको बच्चों को बताना चाहिए। ठीक है, चलिए सवाल एक और करते हैं ताकि आपकी जो कंसेप्ट, जो बची खुची समस्या रह गई है वो भी सॉल्व हो जाए। ठीक है, आपका है एमटीएस 2023 का सवाल है। कोई सा भी एग्जाम हो, जैसे आपने अभी खुद ही देखा होगा, मैंने आरआरबी एनटीपीसी का सवाल लिया, मैंने आरपीएफ एसआई का सवाल लिया, मैंने सीजीएल का लिया, मैंने सीएचएसएल का लिया, अभी एमटीएस का। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पे इस कंसेप्ट से सवाल नहीं आते हो।
ठीक है, आइए देखते हैं इस सवाल को। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता हो, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज था, तो बैंक खाते में जमा राशि 7 वर्ष में दुगनी हो जा रही है। क्या हो गई? दोगुनी हो रही है, यानी कि 1 से 2 होने में कितना समय लग रहा है? आप कहोगे कि सर 7 वर्ष लग रहा है, यानी कि 7 वर्षों में राशि खुद का दोगुना हो जा रही है। तो कह रहा है कितने वर्षों में जमा राशि खुद का 8 गुना हो जाएगी, यानी कितने समय में खुद का राशि 8 गुना हो जाएगी। तो 8 गुना लिखने के लिए आप क्या लिखोगे? आप कहोगे सर 8 गुना जाना है, और 8 गुना को मैं क्या लिख सकता हूँ? 8 का मतलब क्या है सर? 2 का पावर 3। भाई 2 का पावर 3, 2 का पावर 1 का मतलब 2 एकम 2, 2 का पावर 2 का मतलब 2 दूनी 4, और 2 का पावर 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 2 का पावर 3। आपने देखा कि 2 का पावर 1 होने में कितना लग रहा था? सर 7 साल लग रहा था। अगर 2 का पावर 1 होने में 7 साल लग रहा था, तो 2 का पावर 3 होने में कितना समय लगेगा? आप कहोगे कि सर 7 और गुना में क्या हो जाएगा? 3, यानी कि 7 तियां 21 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 21 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ऐसे सवालों को बिना पेन यूज किए हुए भी आप लिख सकते हो। कैसे आप करोगे? आप कहोगे कि सर देखिए ऐसा है कि दुगना होने में, यानी 2 का पावर 1 होने में 7 साल लग रहा है, कितना जाना है? 8 गुना जाना है। 8 गुना मतलब क्या होता है? 2 का पावर 3। तो अगर पावर 1 होने में 7 साल लग रहा है, तो पावर 3 होने में कितना लगेगा? 7 गुना में 3, यानी 21 साल लगेगा। आया समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से आप इस कंसेप्ट के सवालों को बहुत आसानी से कर सकते हो। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट था, और आपने उतने ही अच्छे तरीके से इस कंसेप्ट को सॉल्व भी किया। चलिए बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और बढ़ते हैं एक अगले कंसेप्ट की तरफ। ठीक है, एक अगले कंसेप्ट की तरफ, जैसे यदि राशि कुछ समय बाद कुछ हो जाती है, गुना से ही रिलेटेड है। ठीक है, जैसे मैं अगर आपसे कहूं, मैंने आपसे कहा कि देखिए ऐसा है, मेरे पास में 100 रुपए थे, ठीक है, मेरे पास 100 रुपए थे। अब हो क्या रहा है कि 5 वर्ष बाद, या आप अगर मैं यूं ना कहूं, कुछ इस तरीके से कहूं कि मेरे पास में कुछ रुपए थे, ठीक है, कुछ रुपए थे। अब क्या हो रहा है कि 5 वर्ष के बाद, या मैंने कहा कि 4 साल बाद, 4 वर्ष के बाद में ये बढ़ के कितने हो गए? 800 हो गए। ठीक है, 4 वर्ष बाद ये बढ़ के कितने हो गए? 800 हो गए। अब उसके बाद में फिर क्या कहा? फिर मैंने कहा कि ये 8 वर्ष, यानी कि फिर से 4 वर्ष बाद, या अगले 4 वर्ष के बाद ये बढ़ के कितने हो गए? मैंने कहा मान लेते हैं कि ये आपके 1200 हो गए। ठीक है, ये 1200 हो गए, 1200 रुपए हो गए। यानी हमारे पास कुछ पैसे थे, 4 वर्ष बाद 800 हो गए, फिर 4 वर्ष बाद 1200 हो गए। तो बताओ कि मूल रूप से कितना पैसा इन्वेस्ट किया था? तो इसको आप कैसे पता करोगे? तो आप सबसे पहले जब ये कंसेप्ट होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम एक चीज देखते हैं, हम देखते हैं कि जो समय है ना, यहाँ भी 4 साल है, यहाँ भी 4 साल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैंने अभी आपको पिछले सवाल में बताया, एक कंसेप्ट जो मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में ही कंसेप्ट बताया था, इस कंसेप्ट को आप देखिए। क्या था कंसेप्ट? कंसेप्ट था कि अगर समय बराबर हो, अगर समय बराबर हो, तो जो राशि है उसका जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर होगा, यानी कितना गुने होगी, वो बराबर होगा। अगर दर बराबर है, समय बराबर है, तो राशि उतने ही बराबर गुना बढ़ेगी। ठीक है, जैसे 11/10 बढ़ी थी, 11/10 बढ़ी थी। तो सेम यहाँ पे आप देखिए, आप यहाँ पे जब देख रहे होंगे, इस सवाल में अगर आप देखेंगे, तो क्या था? राशि 4 वर्षों बाद 800 हुई थी, और अगले 400 वर्षों बाद कितनी हुई थी? 1200 हुई थी। मैं कहूं ये बताओ कि यहाँ मल्टीप्लीकेशन फैक्टर का क्या रहा होगा, यानी राशि कितने गुना बढ़ी होगी? तो आप कहोगे कि सर 1200 हो गई थी, और एक्चुअल में थी कितनी? एक्चुअल में थी वो 800 रुपए। कितनी थी? 800 रुपए थी। यानी कि 4 वर्षों में कितना बढ़ी होगी? 2 जीरो 2 जीरो काटा, 4 से काटा, कितना हो गया? 3/2। इसका मतलब क्या है? सर यहाँ मल्टीप्लीकेशन फैक्टर मेरा 3/2 का चल रहा है। इसका मतलब कि राशि हर 4 साल बाद खुद का 3/2 गुना हो जाएगी। इसका मतलब क्या था कि सर 4 वर्ष बाद अगर 800 रुपए बनी थी, तो स्टार्टिंग में अगर वो राशि x थी, तो 4 वर्ष बाद 800 बनी थी, और मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 4 साल के लिए कितना है? सर 3/2 गुना हो रही है 4 साल में। इसका मतलब है कि 3/2 गुना होने के बाद कितनी बनी होगी? सर 800 बनी होगी, 800 बनी होगी। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ मूल राशि कितनी थी, तो आप मूल राशि निकालोगे, कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 8 दूनी 1600, और ये बटा में क्या आ जाएगा? 3। यानी कि मूल रूप से आपने राशि कितनी इन्वेस्ट की होगी? आपने 1600/3 रुपया जो है राशि इन्वेस्ट की होगी। ये कंसेप्ट होता है। इसका मतलब इस कंसेप्ट से आपने क्या सीखा? आपने एक चीज सीखा कि सर अगर समय बराबर हो, तो जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर होता है ना, वो हर साइकिल के लिए, हर चक्र के लिए क्या होता है? बराबर होता है। आया समझ में? चलिए 1-2 सवाल करेंगे, फिर आप इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, अभी सवाल करते हैं। एक सवाल इस कंसेप्ट पर करेंगे, फिर आपको ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, कोई राशि है, ठीक है, इस सवाल को आप देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, और ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं टीचर्स जो है ना थोड़ा सा नहीं पढ़ाते हैं।
ठीक है, कुछ टीचर्स इस कंसेप्ट को छोड़ देते हैं, तो ये कंसेप्ट भी आपके लिए जान के रखना जरूरी है। देखिए कंसेप्ट क्या है, एक राशि, ठीक है, 5 वर्षों के बाद, यानी कोई राशि थी 5 वर्षों के बाद 4500 रुपए हो गई, ठीक है, और 10 वर्षों के बाद में वो राशि 6750 रुपए हो जाती है। यानी कि कोई राशि थी, चक्रवृद्धि ब्याज पे थी, आपको रेट नहीं पता है, आपको प्रिंसिपल भी नहीं पता है, आपको क्या पता है, यही पता है कि सर 5 साल के बाद राशि 4500 हो जाती है और 10 साल के बाद में 6750 रुपए हो जाती है। तो बताइए कि मूल रूप से वो राशि कितनी रही होगी। अब आप देखिए, आप यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको रेट नहीं पता है। ट्री मेथड आपको जैसे मैंने बता रखा है कि हर जगह एप्लीकेबल होता है, लेकिन ट्री मेथड यहाँ भी एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं एप्लीकेबल होगा? क्योंकि सर यहाँ रेट नहीं दी हुई है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, आप कहेंगे कि सर देखिए पहले कोई राशि रही होगी और वो राशि 5 वर्ष के बाद कितनी हो गई है। अगर मैं देखूं तो 5 साल के बाद में बढ़ के कितनी बन गई, 4500 बन गई, ठीक है। फिर क्या दिया है, 10 वर्षों के बाद में 6750, यानी कि 5 साल तो हो गया, अब 10 वर्षों के बाद बोल रहा है, तो भाई 5 साल तो बचा कितना, आप कहोगे सर 5 साल बचा, यानी कि अगले 5 साल के बाद में बढ़ के कितनी हो जाएगी, 6750 रुपए हो जाएगी। अब कह रहा है कि पता करो कि राशि कितनी थी, यानी यहाँ पे जो x रुपए स्टार्टिंग में आपने इन्वेस्ट किया था, आपको उसका मान ज्ञात करना है। आप कैसे ज्ञात करोगे, आप कहोगे कि सर देखिए है ये चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज में मुझे पता है कि अगर समय बराबर हो तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर सेम रहता है। अब मैं यहाँ देखूंगा कि सर 4500 से 6750 जब राशि हो रही है तो कितना गुना बढ़ रही है, तो भाई कितनी बढ़ के हुई है, आप कहोगे कि सर 6750 हो गई है और थी कितनी, 4500 रुपए थी। कितनी थी, 4500 रुपए थी। अगर मैं यहाँ पे काटूंगा तो सर 0 से 0 कट जाएगा, और मैं 15 से अगर इसको काटता हूं तो 15 चौका 60 और कितना बचेगा, 7 बचेगा, 15 पचे 75 और 15 से जाएगा 30 बार, ठीक है, 45 बटे 30 हो गया। अगर मैं इसको और काट दूं 15 से तो 15 दूना 30 हो जाएगा और 15 तिया 45 हो जाएगा। यानी मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कितना निकल के आया, गुणांक कितना निकल के आएगा, 3/2। इसका मतलब क्या है, समझ में सर मुझे तो आ गया कि राशि हर 5 साल के बाद में खुद का 3/2 गुना हो जाएगी। इसका मतलब अगर स्टार्टिंग में x थी तो 5 साल के बाद में कितना गुना बढ़ी होगी, सर 3/2 गुना बढ़ के 4500 हो गई होगी। अब अगर मैं पूछूं कि मूल राशि कितनी थी, तो आप कहोगे सर x थी और 5 साल में बढ़ी कितना है, सर 3/2 गुना बढ़ी है। 3/2 गुना बढ़ी और हो कितनी गई है, सर 4500 रुपए हो गई। कितनी हो गई, 4500 हो गई है। अब मुझे x का मान याद करना है, मैंने 3 से काटा, ये जाएगा कितना, 15 बार 1500 हो गया। तो x का मान कितना हो जाएगा, फिर ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1500 और गुना में 2 और 1500 गुना कितना होता है, आप कहोगे सर 3000। इसका मतलब मूल रूप से आपने कितना रुपए इन्वेस्ट कर रखा होगा, 3000 रुपए इन्वेस्ट कर रखा होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर्फ आपको एक ही चीज खोजना है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। ये कंसेप्ट बच्चे नहीं करते, जबकि इस कंसेप्ट से भी सवाल आते हैं। और जब ये सवाल आ जाते हैं, आपने खुद देखा कि सर मुश्किल से 2 लाइन का सवाल है, 10 से 15 सेकंड में ये सवाल किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने कंसेप्ट, आपको ये वाला कंसेप्ट नहीं पता है, ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर नहीं पता है, आपको गुणांक नहीं पता है, तो आप लगे रहोगे, फॉर्मूला लगाते रह जाओगे, आसान नहीं है कर पाना फॉर्मूले से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लेते हैं इस कंसेप्ट पे, फिर आपका ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये सवाल, देखिए CHSL 2023 का आया हुआ सवाल है। ठीक है, देखिए इस सवाल को, सवाल क्या है, और देखिए सॉल्व हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। आप वीडियो पॉज करिए, पॉज करने के बाद में कोशिश करिए कि खुद से सॉल्व करिए। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ना हो पाए तो फिर आप कंसेप्ट समझिए कि कहां पे आप गलती कर रहे थे। ठीक है, ऐसे ऐसे सवाल ही आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करा सकते हैं। और आज के टाइम पे जहां इतना कंपटीशन बढ़ा हुआ है, मार्क्स स्कोर करने से ज्यादा जरूरी है कि आप टाइम बचाएं, क्योंकि टाइम, आज के टाइम पे टाइम इज मार्क्स। ठीक है, समय ही आपका अंक है। ठीक है, समय से ही आपका सिलेक्शन होगा। आप जितना टाइम बचा पाएंगे उतना ही आप सिलेक्शन के करीब होते जाएंगे। ठीक है, चलिए इस सवाल को करते हैं। सवाल क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज पर पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा था। ठीक है सर, कोई राशि 2 वर्षों में कितनी हो जा रही थी, 1210 रुपए, यानी कि 2 साल में राशि बढ़ के 2 साल, यानी कुछ रुपए आपने इन्वेस्ट किया होगा, 2 साल के बाद में वो 12100 रुपए हो गई होगी। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, और 3 वर्षों के बाद, और वही राशि शुरू से 3 साल के बाद में कितनी हो रही, सर 13310 रुपए हो रही है। ठीक है, आपसे कह रहा है कि बताओ मूलधन क्या होगा, आपको प्रिंसिपल पता करना है। ठीक है, प्रिंसिपल पता करना है। आप इसको कैसे करेंगे, आप कहेंगे कि सर देखिए ऐसा है कि यहां पे मैंने कुछ रुपया इन्वेस्ट किया होगा x। ठीक, इसके बाद में क्या हुआ है, इसके बाद में ये हुआ है कि 2 साल के बाद में ये राशि 2 साल के बाद कितनी हो गई है, सर 2 साल के बाद में ये बढ़ के हो गई है 12100 रुपए।
ठीक है, 2 साल के बाद 12,100 रुपए हो गई। ठीक, फिर क्या हुआ है, कह रहा है कि 3 साल के बाद में 13,310 हो गई है, 13,310 हो गई है। तो 2 साल तो बीत ही गया, यानी यहां कितना रहा होगा, 1 साल रहा होगा। कितना रहा होगा, 1 साल रहा होगा। अब कह रहा है कि मूलधन ज्ञात करिए। मैंने आपको बता रखा है, क्या बता रखा है कि सर सबसे पहले आपको मल्टीप्लीकेशन फैक्टर जानना है। यहां मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्या होगा। आप कहोगे कि सर 1 साल के लिए अगर मैं देखूं तो 1 साल में राशि बढ़ कितना रही है, कितना गुना हो रही है। तो कितना गुना करने के लिए देखिए सर 12,100 थी, बढ़ के कितनी हो गई थी, 13,310, यानी 13,310 थी, ओरिजिनल में कितनी थी सर 12,100 रुपए थी। जब मैंने इसको काटा तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और 11 से मैंने इसको काटा, 11,110 आ गया। और जब मैंने इसको काटा 11 से, तो 11 एकम 11, तो 11 दूना 22, 11 एकम 11, यानी कितना बन के बचा मेरा सर 121/10 बना, 110। अभी ये और कट सकता है, मैंने काटा 11 से तो 11 बार जाएगा, और 11 से कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। इसका मतलब सर राशि कितनी गुनी हो रही है, 1 साल में खुद का 11/10 गुना हो रही है। यानी 1 साल में चक्रवृद्धि ब्याज पे वो राशि खुद का 11/10 गुना हो जाती है। ठीक है, आपको पता करना है कि सर मूल रूप से राशि कितनी थी। आप अगर पिछले सवाल में देखें तो देखिए 5 साल यहां भी था, 5 साल यहां भी था, यानी समय क्या था, बराबर था। इस सवाल में क्या है, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आपने निकाला 1 साल के लिए है, और राशि बढ़ के 2 साल में इतने गुने हो रही, यानी कि अगर 100 रुपए आपने इन्वेस्ट किया होगा तो 1 साल बाद राशि कितनी हो जाएगी, 11/10 गुना हो जाएगी। कितना होगी, 11/10 गुना हो जाएगी। लेकिन आपको क्या दिया हुआ है सर, 2 साल में राशि जो है 12,100 रुपए बन रही है, 2 साल में। और अगर मैं आपको समझाऊं तो आप सबसे पहले यहां पे आइए, आप देखिए अगर राशि इतनी थी तो 1 साल बाद इतनी हो रही थी, 2 साल बाद इतनी हो रही थी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहां पे भी आपको आपका जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर निकल के आया है, ठीक है, जो 11/10 निकल के आया है, अगर 100 रुपए इन्वेस्ट किया था, 1 साल बाद इतना हो जाएगा, और 2 साल बाद कितना होगा, तो आप कहेंगे सर एक बार 11/10 से और गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब 2 साल के बाद, और 2 साल बाद राशि हो कितनी रही है सर, 12,100 रुपए हो रही है। कितना हो जाएगा, 12,100 रुपए हो जाएगा। आप 11 से काटेंगे तो ये कटेगा 11 बार, 1100 हो जाएगा, और एक बार और 11 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी x का मान आपका क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 100 तो ये रहेगा ही, और यहाँ ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 100, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा मेरा, 10,000 आएगा। और 10,000 कौन सा ऑप्शन है सर, ऑप्शन नंबर ए जो है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे बढ़िया सवाल इस कंसेप्ट पे नहीं कराया जा सकता। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, और बहुत ही शॉर्ट मेथड से मैंने आपको इसको बता दिया है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट मेथड से बता दिया, इतना सब एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर पूरा बोर्ड भर दिया आपने, उसके बाद में आप बता रहे हैं बहुत शॉर्ट में बता दिया। अरे इसको आप एग्जाम में करोगे तो ये सारी चीजें आप थोड़ी लिखोगे, आपके दिमाग, आप जब इसको एग्जाम में कर रहे होगे तो एग्जाम में करने का अप्रोच क्या होगा, मैं आपको बताता हूं कि एग्जाम में आप कितना कम से कम लिखोगे। जैसे ही आप सवाल पढ़ोगे तो आप क्या देखोगे, आप कहोगे कि सर देखिए राशि जो है 2 साल बाद 12,100 हो रही है, और 3 वर्ष के बाद कितनी हो रही है, 13,310 हो रही है। इसका मतलब मैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालने जाऊंगा तो कितना बनेगा मेरा 13,310 बटे कितना बनेगा, 12,100 बनेगा, 12,000 एक सेकेंड, 12,100 बन जाएगा। ठीक है, मैं इसको काटूंगा, ये देखो इसको मैंने काटा तो ये 11 से कट जाएगा, 110, 11 से कटेगा, ये कितना हो जाएगा 121। यहाँ काटूंगा कितना आ जाएगा 11/10। इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 11/10 निकल के आया। अब राशि 2 वर्ष के बाद में 12,100 हो रही है, इसका मतलब अगर x रही होगी तो उसका 11/10 कितनी बार करेंगे, 2 बार करेंगे, और कितना आएगा हमारा, आएगा 12,100 रुपए आएगा। 11 गिरेंगे हम, 121 कितना आया, 100 आया, और ये मल्टीप्लाई होगा 2 0, और यहीं पे आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है हो जाएगा। ये इतना लंबा मैं आपको इसलिए लिख के बताता हूं ताकि आपको मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ। कंसेप्ट आप जब समझ रहे होगे तो आप चीजों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से सीखोगे। आपको हर एक चीज बताने की जरूरत होती है। जब आप एक बार इसको सीख लोगे तो एग्जाम में आप ऐसे ही सिर्फ एक लाइन लिखोगे, अगली लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। आया समझ? अगर कंसेप्ट ये समझ में आ गया होगा तो चलिए बढ़ते हैं हम एक अगले कंसेप्ट की तरफ, जिस कंसेप्ट को टीचर्स थोड़ा कराने से बचते हैं। ठीक है, इसलिए बचते हैं ना क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़े लंबे लगते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं एक चीज और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैंने 8-8 बार सिलेक्शन लिया है, 2-2 बार मैं इंस्पेक्टर पोस्ट पे सेलेक्ट हुआ, तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छे से मुझे कि एग्जाम में कैसे सवालों को करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। एक वीडियो उस पर आएगी कि हाँ कौन से सवालों को करना चाहिए, कौन से सवालों को नहीं करना चाहिए। जहां तक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि जो सवाल हमको देखने में लगते हैं कि बहुत बड़े हैं, एक्चुअल में उनका सोल्यूशन बहुत छोटा होता है, और जो सवाल आपको देखने से लगे कि बहुत छोटा है, वो क्वेश्चन बहुत ही आपके लिए
एक तरीके से रेड फ्लैग होते हैं। क्यों? क्योंकि दो चीज हो सकती है, या तो वो सवाल टफ होगा, और दूसरा पहलू इसका ये हो सकता है कि क्वेश्चन आसान होगा तो आपका सिली मिस्टेक करने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आप एक चीज देखो कि आप जो सिली मिस्टेक करते हो आप कहीं ना कहीं आसान सवालों में करते हो, ठीक है। तो जो जितने ही बड़े सवाल होंगे वो सवालों का सोल्यूशन उतना ही छोटा होता है, और उसका आंसर कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन में छुपा हुआ होता है, ठीक है। और जो सवाल आपको ज्यादा छोटे दिखें उनको आपको कम से कम 2 बार सॉल्व करना चाहिए, इसलिए क्योंकि वहां पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है कि एग्जामिनर जो है आपकी गलती का फायदा उठा ले जाए और आपसे क्वेश्चन गलत करवा ले जाए। क्योंकि एग्जामिनर का क्या टारगेट होता है? एग्जामिनर का अल्टीमेट टारगेट है कि आपसे क्वेश्चन गलत करवाए, और आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट है कि क्वेश्चन को आपको एग्जाम में सही कर ले जाए, ठीक है। तो वहां पे रेस होती है, उस रेस को जीतने के लिए मैं आपको बताता हूं कैसे हम जीतते हैं। जो भी बड़े सवाल आए उनको देख के भागना नहीं है, उनको तुरंत सॉल्व करना है, बहुत ही जल्दी सॉल्व होंगे। और जो सवाल आपको लगे कि बहुत ही आसान है, अभी एक लाइन में हो जाएगा, उसको आप मिनिमम 2 बार सॉल्व करिए। अगर 2 बार सॉल्व ना करिए तो 1 बार सॉल्व करिए, उसके बाद एक बार उसको वेरीफाई कर लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए कि कहीं आपने गलती तो नहीं की है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इस कंसेप्ट की तरफ, और ये कंसेप्ट है आपका अगला जो कंसेप्ट है, डिवीजन ऑफ अमाउंट है, ठीक है, पैसे का बंटवारा है। मैं आपको बताऊं बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है। और आप इन सवालों से बहुत ज्यादा दूर भागते होंगे, ये सवाल देखते ही आप दूर चले जाते होंगे, भागते होंगे, सर नहीं हो पाएगा, ऐसा है वैसा है। मैं आपसे बताऊं इस सवालों का ऐसा शॉर्टकट आपको बताऊंगा कि 2 लाइन करेंगे और आपका तीसरी लाइन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। डिवीजन होता क्या है आइए समझते हैं इस चीज को। जैसे मैंने कहा आपसे, एक सेकंड, जैसे मैंने आपसे कहा कि देखिए आपके पिताजी के पास में क्या है, मान लेते हैं 10,000 रुपए है, ठीक है। आपके पिताजी के पास में 10,000 रुपए है, और आप 2 भाई हैं, ठीक है। मान लेते हैं आपके एक भाई का नाम क्या है, ए है, और एक भाई का नाम क्या है, बी है। एक भाई का नाम ए है और एक भाई का नाम बी है, ठीक है। अब पिताजी ने क्या किया, कुछ पैसे ए को दे दिया और कुछ पैसे बी को दे दिया, ठीक है। जरूरी तो नहीं है कि दोनों को बराबर पैसे दिया, ऐसा हो सकता है कि पिताजी किसी से ज्यादा प्यार करते हैं, किसी से कम प्यार करते हैं। जिससे ज्यादा प्यार करते हैं उसको मान लेते हैं ज्यादा पैसा दे दिया, जिससे कम प्यार करते हैं उसको कम पैसा दे दिया, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा आपसे कि देखो ऐसा है कि पिताजी ने ए को X रुपए दिए और बी को कुछ, मतलब ए को कुछ रुपए दिए और बी को कुछ रुपए दिए। हुआ क्या कि 5 साल बाद में या 6 साल बाद में क्या हुआ, दोनों का जो अमाउंट था वो बराबर हो गया। जैसे इसको कुछ रुपए मिले, मान लेते हैं X रुपए मिले, और इसको मान लेते हैं Y रुपए मिले। अब इन दोनों को रुपए मिले, ये दोनों ले जाके पैसा बैंक में जमा कर दिए, ठीक है। बैंक में इन दोनों ने पैसा ले जाके जमा कर दिया। अब क्या था कि दोनों को मिल रही थी ब्याज, बैंक क्या देता है, ब्याज देता है। ए को ब्याज किस दर से मिल रही थी सर, 10% से मिल रही थी, और बी को किस दर से मिल रही थी, 20% से मिल रही थी। बी को ब्याज दर किस रेट से मिल रही थी, 20% से मिल रही थी। यानी कि अब क्या होता है, कंसेप्ट क्या बनता है, इस तरीके के सवाल क्या बनते हैं, सवाल ऐसे बनते हैं कि अगर ए को जो पैसा मिला था और बी को जो पैसा मिला था, 5 साल बाद या 7 साल बाद दोनों की राशि बराबर हो जाएगी। मतलब इनको कुछ पैसा, मान लेते हैं कुछ कम पैसा मिला था, इसको कुछ ज्यादा पैसा मिला था, लेकिन दोनों ने जब इन्वेस्ट किया तो देखिए ब्याज इसको ज्यादा मिल रहा है, इसको कम मिल रहा है। तो कुछ समय बाद में क्या हुआ, दोनों का पैसा बराबर हो गया। तो ये बताओ कि ए को कितना मिला था और बी को कितना मिला था, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है, इसलिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। लेकिन अगर आप ये कंसेप्ट समझिए ना कि पैसे को हम डिवाइड करने के बाद में दोनों का जो इंटरेस्ट है ना वो कहीं ना कहीं इक्वल करते हैं, कहीं ना कहीं इक्वल करते हैं, ठीक है। तो आप इस सवाल को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। चलिए हम सवाल देखते हैं, फिर आप उसको और आसानी से आप कर सकते हैं इस सवाल को, ठीक है। देखिए देखने में आपको सवाल लग रहा होगा सर पूरा बोर्ड भरा हुआ है, कैसे करेंगे इस सवाल को, लेकिन मैं आपको बताऊं बहुत ही आसान सवाल है, अभी 2 लाइन में होगा। कैसे होगा देखिए भाई, आइए पहले सवाल पढ़ते हैं, ठीक है। और बड़े सवालों को पढ़ते समय एक चीज आपको ध्यान रखना है कि सवालों को ध्यान से पढ़ना है। जैसे क्या कह रहा है, गोपाल के पास में 1394 रुपए है, ठीक है। यानी गोपाल था, उसके पास में 1394 रुपए थे। इसके 2 बेटे थे, कौन था, अक्षय था और अर्जुन था। उसको इसने पैसे को बांट दिया, दोनों के बीच में पैसा बांट दिया। अब क्या रहा, और उनसे कहता है बांटने के बाद में क्या कहा कि अपने हिस्से को जो है ना 5% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दे दो। यानी उसने अक्षय को कुछ पैसा दिया, मान लेते हैं कि उसके पास में कितने रुपए थे, जैसे गोपाल के पास में 1300 कितने रुपए थे, 1394 रुपए थे, ठीक है। अब गोपाल ने इससे कहा कि देखो एक अक्षय को दिया, मान लेते हैं ये आपका अक्षय हो गया, और इधर कौन हो गया, आपका अर्जुन हो गया, इधर अर्जुन हो गया, ठीक है। अब अक्षय को मान लेते हैं कितना रुपए दे रखा है, मान लिया X रुपए दिया है। अर्जुन को कितना दिया है, मान लेते हैं Y रुपए दिया। देने के बाद में क्या बोला, अब
आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर आपने जब अक्षय को x रुपए मान लिया तो अर्जुन को कितना जो बचा है यानी 1394 माइनस x क्यों नहीं कर ले रहे हैं? वही करना आपकी गलती है, उसको आप मत करिए, आप y मानिए, अभी देखिएगा कैसे हो। ठीक है, अक्षय को x रुपए दिया, अर्जुन को y रुपए दिया। अब कहा कि एक काम करो, दोनों जाओ 5% की ब्याज दर से पैसा बैंक में लगा दो। अब जब बैंक में लगा दिया तो क्या देखा गया? ये देखा गया कि अक्षय के निवेश का मूल्य 16 वर्षों के बाद, यानी अक्षय ने जो रुपया लिया था 16 वर्ष बाद जो पैसा मिला है वो उतना ही हो जाता है जितना कि अर्जुन के निवेश के 17 वर्ष के बाद। यानी अक्षय ने रुपए लिया, ठीक है, अक्षय ने रुपए लिया, ठीक है, इसको क्या किया, इसने बैंक में डाल दिया। बैंक में डाला, किस दर से डाला सर? 5% की दर से डाला। तो कितना हो जाएगा और कितने साल के बाद सर? 16 साल के बाद। तो 16 साल के बाद फॉर्मूला क्या होता है? P, आपको मैंने कल बता रखा था, फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू 1 प्लस R बटा में 100। इसका पावर क्या होता है? N होता है, जहां पे N क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर होता है, जितने साल के लिए राशि दी जाए। तो अगर मैं यहां देखूं तो x रुपए अक्षय के पास थे, उसने क्या किया? 1 प्लस R और बटा में क्या हो जाएगा? 100। इसका पावर कितना होगा? कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया सर? 16 साल के लिए इन्वेस्ट किया, यानी कि 16 पावर में क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब मैं पूछूं कि अर्जुन के पास, अर्जुन का पैसा कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर अर्जुन के पास y रुपया था, इसका क्या हो जाएगा? 1 प्लस R बटा में 100 और इसका पावर कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ये राशि हो जाएगी, यानी कि अक्षय को 16 साल के बाद इतने रुपए मिलेंगे और अर्जुन को 16 साल के बाद में इतने रुपए मिलेंगे। लेकिन कह क्या रहा है? देखा गया कि 16 वर्ष बाद जो अक्षय का पैसा है और अर्जुन का पैसा 17 वर्ष के बाद, दोनों बराबर है। इसका मतलब आप कहोगे सर इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे। अब जब आप इन दोनों को इक्वल करोगे तो आप कैसे करोगे? आप देखो, ठीक है, जब आप इनको इक्वल करोगे तो आप कहोगे कि सर देखिए ऐसा है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे और जैसे ही बराबर होंगे, ये पावर 16 है और यहाँ 17 है, ये कट जाएगा तो बचेगा क्या? आप कहोगे सर x बराबर बचेगा, ये 16 बार था, ये 17 बार था, तो बचेगा क्या? आप कहोगे कि सर 1 प्लस में R बटा 100 बच जाएगा। अभी आप समझिएगा, बस आंसर आने ही वाला है, ठीक है। यानी कि आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि सर, तो यहां से मैं कहूं R का मान रेट कितना है, किस दर से दिया था सर? रेट 5% की दर से दिया था। आप मान रखोगे तो x, एक सेकेंड, ठीक है, आप मान रखोगे तो आप कहोगे कि सर x बराबर आ जाएगा y गुना में 1 प्लस में R की जगह क्या लिख दोगे सर? किस दर से दिया था? 5% से दिया था, 5 बटा में 100 हो जाएगा। आप काटोगे जाएगा 20 बार, तो यहां से x बटा y कितना आएगा? x बटा y कितना आ जाएगा? आप कहो सर 20 एकम 20 और 1 21 बटा में 20, 21 बटा 20 आ जाएगा। बस आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। यानी कि पैसा किस अनुपात में बटा होगा सर? अक्षय को अगर 21 रुपया मिला होगा तो अर्जुन को 20 रुपया मिला होगा। इसका मतलब क्या है सर? टोटल पैसा कितना होगा सर? 21 और 20 मिला के कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 21 और 20 मिला के कितना हो जाएगा? 41 यूनिट हो जाएगा, 41 यूनिट। और टोटल पैसा था कितना उसके पास सर? 1394, यानी 41 यूनिट कितने बराबर हो जाएगा सर? 1394 बराबर हो जाएगा। यहां से 1 यूनिट का मान निकालूंगा, 41 से मैं काटूंगा, 40 तियां 120 हो जाएगा, यानी 123 हो गया। बचेगा कितना? 16, 164 हो जाएगा। 41 से फिर कितनी बार जाएगा? 4 बार, यानी 1 यूनिट हमारा कितने के बराबर हो जाएगा? आप कहोगे सर 1 यूनिट हमारा 34 रुपए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। बस पूछा क्या है? पूछा है गोपाल ने अर्जुन को कितने रुपए दिए। अर्जुन को कितना दिया था? y दिया था। y कितने के बराबर है? 20 यूनिट के बराबर है। अगर 1 यूनिट 34 रुपए है तो 20 यूनिट कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 34 गुना में 20, यानी कितना हो जाएगा? 34 गुना कितना होता है? 68 होता है, 680। इसका मतलब है कि अर्जुन को कितना रुपए मिला होगा? गोपाल ने कितना रुपए दिया होगा सर? 680 रुपए दिया होगा, ऑप्शन नंबर सी। और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको, आप अगर देखें इस सवाल को सर बहुत बड़ा लग रहा है, बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन अगर आपको मैं कहूं कि इसको आपने किया कैसे, तो आप देखो सर ज्यादा नहीं लिखा है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 3 लाइन लिखा है, चौथी लाइन में आंसर हो गया, ठीक है। और ये 3-4 लाइन मुझे ज्यादा इसलिए लिखनी पड़ी क्योंकि आपको चीजें समझानी थी। अगर मैं एग्जाम में कर रहा होता तो मुश्किल से 2 लाइन लिखता, तीसरी लाइन में आंसर आ जाता। आया समझ में? तो इतना बड़ा सवाल था और आपका एनटीपीसी 2026 का आया हुआ सवाल है। आपके दिमाग में अगर ये आ रहा हो कि सर इतने बड़े बड़े सवाल आप करा रहे हैं, कहाँ पे आते हैं? आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। अभी जस्ट 2 महीने पहले जो आपका पेपर हुआ है मार्च में एनटीपीसी का, उसका आया वो सवाल है। आप कोई और मेथड लगा लो सर, आप नहीं कर पाओगे इतने कम स्पेस में, इतने कम समय में और इतने आसान तरीके से आप इसको और किसी मेथड से नहीं कर सकते, ठीक है। आया समझ में आपको? आया क्या करना था? सबसे पहले आप अक्षय और अर्जुन का रेशियो ले लो, कितना था? x और y।
आपने इक्वल कर दिया, वहां से आपने एक्स वाई का अनुपात निकाल लिया, और जैसे ही आपने एक्स वाई का अनुपात निकाला तुरंत आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 680, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, एक दो सवाल और करते हैं, तब आपका कंसेप्ट जो है और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, इस सवाल को देखिए, 17 मार्च, ये भी एनटीपीसी का ही सवाल है। इस बार जो एनटीपीसी का पेपर हुआ था उसमें इस टाइप के कम से कम 10 से 12 सवाल आए थे। ठीक है, हर एक एग्जाम को मैं कवर करता रहता हूं, और मैं आपसे बताऊं कि मेरा जो मेन फोकस होता है अपडेटेड क्वेश्चन बच्चों को कराना। ठीक है, हर एक कंसेप्ट कराना, जो टीचर्स नहीं कराते हैं उसको भी करवाना। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर मैं आपको नहीं कराऊंगा, एग्जाम में आ जाएगा तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए इस सवाल को देखते हैं कैसे है। ईशान के पास में, आप सवाल को पहले सबसे पहले पढ़िए। ठीक है, ईशान के पास में 1407 रुपए है। ठीक है, उसने इसको क्रिस और वीर के पास में बांट दिया। ठीक है, बांट दिया, और बांटने के बाद कहा कि 10% की चक्रवृद्धि ब्याज से इसको इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, अब जब बांट दिया और क्रिस और वीर ने पैसा बैंक में डाल दिया, तो क्या देखा गया, ये देखा गया कि निवेश के बाद क्रिस का निवेश 13 वर्ष के बाद और वीर का निवेश 14 वर्ष के बाद, यानी क्रिस को जो पैसे मिले थे 13 वर्ष के बाद, और वीर को जो मिला था वो पैसा 14 वर्ष के बाद, दोनों बराबर हो गया। तो अब आपको पता करना है कि वीर को कितना पैसा मिला था। आपसे चाहे क्रिस का पूछ ले, चाहे वीर का पूछ ले, या पूछ ले दोनों के बीच में अंतर कितना था, हर एक तरीके को अभी आप कर पाएंगे। चलिए आइए करते हैं। सबसे पहले आप कहेंगे कि सर पैसा कितना था, सर 1407 रुपए थे। 1407 रुपए ये किसके किसके बीच में बटा होगा, क्रिस के बीच में बटा होगा और वीर के बीच में बटा होगा। ठीक है, मान लेते हैं क्रिस को कितना मिला था, x रुपए मिला था, और वीर को कितना मिला था, y मिला था। ठीक, अब आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि जो क्रिस को पैसा मिला था वो 13 वर्षों के बाद, यानी कि अगर उसको x रुपए मिला था 13 वर्षों बाद कितना हो जाएगा। आप कहोगे कि सर 13 वर्षों के बाद हो जाएगा x इंटू 1 प्लस r बटा 100, और इसका पावर कितना होगा 13। ठीक है, और अगर मैं कहूं वीर को कितना मिला था, जो वीर को मिला था वो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर वीर का जो पैसा ना y इंटू 1 प्लस r बटा 100, इसका पावर कितना हो जाएगा सर 14 हो जाएगा। भाई 14 साल का मतलब 14 हो जाएगा। अब देखो क्या है, दोनों बराबर हो जा रहे हैं, यानी 13 वर्ष के बाद इसको जो मिल रहा है 14 वर्ष के बाद इसको, दोनों बराबर हो जा रहा है। आप इक्वल कर दो, और जब आप इक्वल करोगे तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि सर ये 1 प्लस r बटा 100 का पावर 13 है, और 1 प्लस r बटा 100 का पावर 14 है। तो इस 13 से 13 गायब हो जाएगा, बचेगा कितना, तो आप कहोगे सर यहाँ क्या बच रहा होगा, x बराबर बच रहा होगा y इंटू 1 प्लस r बटा 100। कितना बचेगा, r बटा 100 बचेगा। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं, यहाँ पे थोड़ा ऊपर करता हूं, मैं पूछूं x बटा y कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर अगर इस y को मैं यहाँ ले आऊं तो x बटा y बराबर हो जाएगा 1 प्लस रेट कितनी थी, सर रेट 10% थी, यानी कितना हो जाएगा 10 बटा में 100। इसको काटोगे 10 कम 10 कितना आ जाएगा 11 बटे 10 आ जाएगा। इसका मतलब x अनुपात y का मान कितना है, सर 11 बटा 10 है, यानी कि क्रिस को अगर 11 रुपए मिले थे तो वीर को कितने मिले थे, 10 रुपए मिले थे। टोटल कितना हो गया, आप कहोगे सर 11 और 10 21 यूनिट हो गया। 21 यूनिट और बराबर किसके है, कितने रुपए टोटल थे, आप कहोगे सर 147, यानी 21 यूनिट हमारा 1407 के बराबर है। मैंने कहा काटा इसको, 21 छक्का 126, 14 21 सत्ते 147, यानी 1 यूनिट का मान कितना निकल के आया, आप कहोगे सर 1 यूनिट हमारा निकल के आ गया 67 रुपए के बराबर है। पूछा किसका है, पूछा है वीर को कितना पैसा मिला, आपको सर वीर को y मिला था, कितना मिला है सर y 10 यूनिट, यानी वीर को कितना पैसा मिला था सर 10 यूनिट मिला था। 1 यूनिट का मान अगर 67 है तो 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 67 गुणा में 10 यानी कि 670, और आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे आपसे अगर पूछ ले कि बताओ वीर को कितना, ये क्रिस को कितना पैसा मिला होगा, तो आप 11 गुणा में 67 कर दोगे और आपका आंसर वो आ जाएगा। अगर पूछे कि दोनों के बीच अंतर कितना था, दोनों के बीच में जो पैसा दिया गया, जो पैसे ईशान ने दिए क्रिस और वीर को, उनके बीच अंतर कितना था, आप कहोगे सर देखिए अंतर यहाँ पे इसको 11 मिला है, इसको 10 मिला है, 1 यूनिट का अंतर है, और 1 यूनिट कितने बराबर है 67। इसका मतलब दोनों को जो पैसा दिया गया है उन दोनों के बीच में पैसे का अंतर कितना होगा, 67 रुपए होगा। हर एक चीज को आप कर सकते हैं। आप देखिए मुश्किल से 3 से 4 लाइन लिखा है और एनटीपीसी का सवाल है। ठीक है, चाहे ये आपका एनटीपीसी में भी आता है, रेलवे में, एसएससी में, हर जगह भर भर के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, और इस कंसेप्ट के जो सवाल होते हैं इसको मैं देखता हूं कि टीचर्स बड़े लंबे लंबे मेथड से करा रहे होते हैं। जिस क्वेश्चन को हम इस तरीके से कर सकते हैं, इतने शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं, उसमें हमें क्या जरूरत है कि हम लंबे मेथड को यूज करें। ठीक है, आया समझ में? मुझे लग रहा है कि अब आपको ये वाला कंसेप्ट बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा।
ठीक है, चलिए अगर समझ में आ गया है तो एक आध सवाल और करते हैं, ताकि आपका जो इसमें एक टाइप और पूछा जाता है, ठीक है, उसको भी देखते हैं। ये टाइप देखिए, आपका सीजीएल मेंस का सवाल है, बहुत लंबा सवाल है। आप कहेंगे सर बहुत ज्यादा लंबा है, मेंस का है, और ये उस टाइम पे है जब मेंस आपका 100 क्वेश्चन आते थे और आपको समय मिलता था 120 मिनट, ठीक है, यानी एक सवाल पे मिलने वाला जो एवरेज समय होता था वो आपका 1 मिनट 20 सेकंड के बराबर होता था। चलिए करते हैं इस सवाल को, बहुत आसानी से हम कर पाएंगे। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्या कह रहा है कि राहुल ने 2 योजनाओं में पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है। राहुल के पास में 2 योजना थी, ए और बी, उसमें उन्होंने चक्रवृद्धि ब्याज पर समान राशि दिया, यानी उसने ए में भी सेम राशि दे दिया और बी में भी सेम राशि इन्वेस्ट कर दिया। फिर क्या हुआ, योजना ए में जो ब्याज दर था वो 10% की दर से, यानी कि योजना जो ए थी उसमें जो ब्याज की दर थी वो 10% थी, और जो योजना बी थी उसमें ब्याज की दर कितनी थी, 12% थी, ठीक है। पढ़ते चलते हैं। योजना ए में निवेश की गई जो राशि है ना, उस पर 2 वर्षों के बाद जो चक्रवृद्धि ब्याज है 1050 रुपए है, ठीक है। यदि दोनों योजनाओं में ब्याज जो है वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो रहा था, तो आप बताओ कि बी में 2 वर्षों के बाद अर्जित ब्याज कितना होगा, यानी कि बी पर कितना ब्याज मिला होगा। आप इस सवाल को समझिए। आप कहेंगे सर बहुत लंबा सवाल है, उतना ही छोटा सोल्यूशन है इसका। देखिए क्या था, आपके पास में राहुल था, राहुल के पास में पैसे थे पड़े हुए थे, उसने क्या किया, उसने ए में भी इन्वेस्ट कर दिया, बी में भी दे दिया। अब जब ए में उसने दिया तो उस पर जो ब्याज मिला 2 साल के बाद वो कितना मिला, आप कहोगे कि सर जो ब्याज मिला है 1050 रुपए मिला है। आइए देखते हैं, जैसे ए में उसने कुछ रुपए दिया होगा और बी में कुछ रुपए दिया होगा, ठीक। अब देखो किस रेट से, ए में किस दर से दिया था, आप कहोगे सर 10% से दिया था। 10% से, 10% का मतलब कितना होता है, 10% का मतलब क्या होता है, 10% का, एक सेकंड, 10% का मतलब होता है 1/10। 10% का मतलब क्या है, 1/10 होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि सर अगर 10% ब्याज दर थी तो पहले साल कितना ब्याज बना होगा सर, 10% बना होगा, दूसरे साल कितना बना होगा, 10% बना होगा, और इस 10% पे भी ब्याज लगा होगा। इस 10% का जब आप 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 1%, यानी टोटल कितना मिला। आप नहीं समझ पाए होंगे तो मैं आपको डिटेल में इसको समझाता हूं ताकि आप इस सवाल को अच्छे से समझ पाए, ठीक है। आइए देखते हैं, थोड़ा इसको मैं शॉर्ट करता हूँ, छोटा करता हूँ, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा, चलिए दिख रहा होगा ये सवाल आप लोगों को, ठीक है। अभी देखिए आप इस सवाल को, बहुत ही आसानी से आप इस सवाल को कर पाएंगे। है क्या कि ए में उसने इन्वेस्ट किया कुछ पैसा और कुछ पैसा उसने बी में दिया। ए में ब्याज दर क्या थी, 10% थी, ए में ब्याज दर 10% थी, और बी में जो ब्याज की दर थी वो कितनी थी, 12% थी। बी की ब्याज दर कितनी थी, 12% थी। अब अगर 10% की दर से 2 साल के लिए उसने इन्वेस्ट किया तो 10% का मतलब 1/10, और आप 100 मानेंगे तो जब 10% लेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर 10 और 10 और इसका 1/10 निकालेंगे 1, यानी कितना बनेगा, 21 रुपए बनेगा। यानी कि अगर 100 रुपए आपने इन्वेस्ट किया तो ब्याज कितना बना, 21 रुपए बना। और अगर मैं कहूं 100 रुपए पे कोई चीज वही परसेंट होती है, इसका मतलब ए में उसको ब्याज कितना मिला होगा सर, 21% मिला होगा। कितना मिला होगा, 21% मिला होगा। और एक्चुअल ब्याज मिला कितना है सर, 1050 रुपए मिला है। यानी कि ए में जो राशि उसने इन्वेस्ट की थी उसका 21% क्या होगा, वही उसका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। और ब्याज है कितना सर, 1050 है, 1050 है। आप कहोगे सर ये परसेंट जब हम यहां से हटाएंगे तो क्या ले आएंगे, बटा में 100 ले आएंगे, बटा में 100 ले आएंगे। यानी a गुना 21/100 किसके बराबर, 1050। काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 50 बार। यानी ए में जो उसने राशि निवेश की थी वो कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर 50 और 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5000। इसका मतलब कि सर उसने ए में जो था, ए था, उसने ए में राशि कितनी इन्वेस्ट की थी, 5000। अब देखो उसने दोनों में बराबर राशि, अगर उसने ए में 5000 रुपए इन्वेस्ट किया है तो बी में भी 5000 रुपए इन्वेस्ट किया होगा। पूछा क्या है, कह रहा है कि 2 वर्षों के बाद बी में उसको कितना ब्याज मिलेगा। भाई दोनों में पैसा बराबर इन्वेस्ट किया है, यानी बी में भी कितना किया होगा, 5000 रुपए किया होगा। अब 5000 रुपए अगर किया होगा तो 5000 रुपए पे ब्याज कितना बनेगा 2 साल का, तो आप कहोगे कि सर 2 साल का ब्याज 5000 रुपए पे 12% की दर से अभी निकाल देंगे। ये रहा 12, कितना है 5000 रुपए, रुपए कितने हैं सर, 5000 है, ठीक है। 12% की दर से निकालना है तो आप इसका क्या निकालोगे, 12% निकाल दोगे तो 5000 का 12% कितना आएगा, आप कहोगे सर 5000 के जब 12% निकालेंगे तो आएगा 600, ठीक है। यहां भी कितना आ जाएगा 600, और इस 600 का 12% आप निकालोगे तो आप कैसे निकालोगे, 600 गुणा 12 बटा में क्या करोगे, 100 करोगे। 2 जीरो कटेगा, 12 छक कितना हो जाएगा
72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। इसका मतलब 2 साल बाद उसको कितना ब्याज मिलेगा सर? 600 600 1200 और 72 यानी 1272 रुपए उसको ब्याज मिला होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? आपको सवाल आ गया समझ में? कितना आसान तरीके से हम इस सवाल को कर पाए हैं। हमें पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी। मैंने सवाल पढ़ा कि सर इस तरीके से है, मैंने सबसे पहले निकाला कि बी में कितना रुपया इन्वेस्ट किया था, भाई ए में निकाला उतने बी में किया था और 12% की दर से निकाल दिया, हमारा आंसर आ गया। और ये सीजीएल मेंस का सवाल है। सीजीएल 2019 का जो पेपर और 2018 का जो पेपर हुआ था उस टाइम का ये सवाल है। ठीक है, आया समझ में आपको? सीजीएल 2020 में ये पेपर हुआ था आपका 18 नवंबर को। ठीक है, मेंस का सवाल है और आपने देखा कि आप कैसे चुटकियों में सवाल को कर पा रहे हैं। ये होता है कंसेप्ट। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप सवालों को बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। चाहे मेंस का सवाल हो, चाहे सीडीएस का सवाल हो, एफकैट का सवाल हो, रेलवे, एसएससी, कोई सा भी सवाल हो, आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए एक आध सवाल और करते हैं, उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे। चलिए देखते हैं इस सवाल को। ठीक है, इस सवाल को आप देखिए। सवाल सीएचएसएल 2021 का आया हुआ सवाल है और आप देखिए इसको सॉल्व करिए। आइए सवाल देखते हैं, है क्या। कृष्ण ने 25,000 रुपए की राशि 2 भागों में निवेश की। यानी कृष्ण नाम का कोई लड़का था, उसके पास में कितने रुपए थे? 25,000 रुपए थे। अब उसने क्या किया, उसको 2 भागों में निवेश कर दिया। ठीक है, उसमें जो पहला भाग था, यानी मान लेते हैं पहला भाग ए था और दूसरा भाग क्या था? बी था। अब क्या कह रहा है, पहले भाग पर उसे 11% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मिला। पहले पे क्या मिल रहा था? 11% की दर से सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा था। ठीक है, और दूसरे भाग पर 10% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि, यहां पे कितना मिल रहा था? 10% वार्षिक दर से कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा था, चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा था। ठीक है, यदि 2 वर्षों के बाद उसे कुल जो है 5370 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ, तो बताओ साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि कितनी थी? ठीक है, मैं आपको बताऊं, जब ये सवाल आया हुआ था 2021 में, उस टाइम पे ये एक्चुअल में मैंने भी इस अटेम्प्ट को लिया था और इसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था सीएचएसएल में। सीएचएसएल 2020 या 21 था, उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, उस टाइम पे बहुत हल्ला मचा था क्योंकि इस टाइप के खूब सवाल आए हुए थे। ठीक है, मतलब अगर आप सिर्फ उठा के देखेंगे सीएचएसएल 2020 वाले या 21 वाले इस एग्जाम की, तो उसमें जितने भी सीएचएसएल के एग्जाम हुए थे ना, हर शिफ्ट में ऐसे सवाल आए थे और बच्चे नहीं कर पा रहे थे। फिर मैंने जब इस सवाल को देखा तो मैं शौक रह गया कि इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं कि जिससे इतना ज्यादा बच्चों को डरने की जरूरत है। ठीक है, बहुत आसानी से इस सवाल को कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के अंदर पता नहीं क्या था, उनको कंसेप्ट क्लियरिटी नहीं थी, इसलिए बच्चे सवाल को नहीं कर पा रहे थे। देखिए कैसे करेंगे। क्या कह रहा है कि एक पर जो है 11% साधारण ब्याज मिल रहा था और बी पर 10% का चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा था। अब आपसे बताओ कि अगर एक साल में उसको 11% मिला है तो साधारण ब्याज क्या होता है? जितना पहले साल, भाई पहले साल कितना मिला है? 11% मिला है, तो मैं कहूं दूसरे साल कितना मिलेगा? दूसरे साल भी 11% मिलेगा, यानी उसको ब्याज कितना मिला होगा दोनों साल मिला के? तो आप कहोगे कि सर जो ए में उसने निवेश किया था ना, उसको 2 साल में यानी 2 वर्ष में कितना मिला होगा? उसको 22% ब्याज मिला होगा। 22% ब्याज मिला होगा, यानी कि 2 वर्षों में कितना मिला होगा साधारण ब्याज? सर उसको 22% मिला होगा। अगर मैं पूछूं कि 2 सालों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना परसेंट मिलेगा, तो आप कहोगे सर 1 साल में 10% मिल रहा है। और अभी मैंने आपको यहाँ पे निकाल के दिखाया था, कौन से पेज पे निकाल के दिखाया था मैंने, आप चलिए फिर से ही बता देते हैं। ठीक है, यानी कि अगर उसको 10% मिल रहा है 1 साल में, तो बताओ 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा? आप कहोगे सर 10% का मतलब कितना होता है? 1/10, यानी कि अगर 100 रुपए था तो पहले साल कितना मिला होगा? 10, दूसरे साल 10, और इस 10 पे 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, यानी टोटल ब्याज कितना मिला होगा? 21, और 100 रुपए पे मिला होगा यानी 21%। इसका मतलब अगर उसको 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है तो उस टोटल ब्याज कितना बनेगा? सर 21% बनेगा। ठीक है, कितना बना होगा? 21%, यानी कि ए पर उसको 22% ब्याज मिला होगा और बी पर उसको कितना मिला होगा? 21% मिला होगा। यहां तक समझ में आया? अगर यहां तक समझ में आ गया तो बस आपका सवाल ये सॉल्व हो चुका। कैसे? आइए देखते हैं। थोड़ा सा ऊपर करेंगे इस सवाल को ताकि आप को अच्छे से दिख पाए। ठीक है, देखिए अभी दिख रहा होगा। अब देखो क्या था सवाल में, क्या था सवाल में? यही था कि भाई उसको ए पर कितना मिला होगा? 22%,
और बी पे कितना मिला होगा 21%। अब ए और बी निकालने की जरूरत नहीं है, मत निकालिए ए और बी। अब मैं अगर कहूं कि ए पर कितना मिला था सर, ए का 22% मिला होगा ब्याज, और प्लस में क्या मिला होगा, बी का 21% मिला होगा। भाई बी का 21% मिल रहा होगा, ठीक है, बी का 21% मिला होगा। मैं अगर कहूं कि मैं पूरे से ए और बी का 21% कॉमन ले लूं, अगर मैं कहूं कि ए और बी का कितना, भाई ए और बी का 21% तो मिला ही होगा। भाई यहाँ पे भी 21% है, यहाँ पे भी 21% है, इसके अलावा क्या मिल रहा होगा। आप कहोगे सर ए का 22% लेना था, भाई बी का 21, ए का 21 मैंने निकाल लिया, बचा क्या सर, ए का 1% बचा, ए का 1%, ए का 1% बचा। अब ए और बी का 21% आप बताओ कितना होगा। भाई ए और बी दोनों राशि मिला के हुई, और दोनों राशि मिला के कितनी है, 25,000 है, तो 25,000 का 21% कितना होगा। आप कहोगे सर ये रहा 25,000, और इसका मैंने 21% निकाल लिया, 21/100 किया, 2 जीरो कटा, 0, और 25 एक कम 25, 25 दूना 50 और 1, 50 और 2 52, यानी कि ब्याज कितना बना, ए और बी का 21% निकाला तो 5250 रुपए बना, 5250 रुपए बना। अब 5250 रुपए ए और बी का मिला के 21% हो गया। अब कहोगे सर 5250 तो मिला ही है, ए का 1% और मिला हुआ है, और ए का 1% कितना मिलेगा सर, टोटल ब्याज मिला है 5370 रुपए। अब 5250 मिल चुका तो बचा कितना, आप कहोगे सर 5370 टोटल ब्याज था, उसमें से 5250 रुपए क्या हुआ है, मिल गया है। इसका मतलब है कितना बचेगा सर, 120 रुपए बच रहा होगा। इसका मतलब है 5250 प्लस में कितना होगा 120, और है यहाँ पे कितना, प्लस में कितना है, ए का 1% है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कि सर जो ए का 1% है ना, ए का 1% कितने के बराबर हो जाएगा सर, ए का 1% ही तो हमारा 120 के बराबर होगा। ए का 1% कितना हो जाएगा, 120 के बराबर। भाई ए और बी का टोटल ब्याज कितना था, 5370 रुपए था। आप समझिए इस सवाल को, सवाल क्या है, भाई टोटल 25,000 रुपए थे। ए पे 11% का सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा था, और बी पे 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा था। मैंने कहा आप छोड़िए उसको, आप इफेक्टिव परसेंटेज निकालिए कितना परसेंट बनेगा। तो आप कहोगे कि सर 2 साल में ए पर 22% का ब्याज मिला होगा, और इधर जो बी है, बी पर मुझे कितना मिला होगा 2 साल में 21% मिला होगा, यानी टोटल ब्याज कितना बना होगा। तो सर एक का 22% और बी का 21%, टोटल बन कितना रहा था 5370 रुपए। यहां से मैंने देखा यहाँ 22% है, यहाँ 21% है, मैंने 21 कॉमन ले लिया। तो जब 21% कॉमन ले लिया तो बचा कितना सर, बी का 21% तो यहाँ आ गया, ए का 21 यहाँ आ गया, बचा कितना, ए का 1%। जब मैंने ए और बी का 25% ये 21% निकाला तो बचा कितना आया मेरा 5250 रुपए। इसका मतलब ए और बी का 21% 5250 रुपए बन रहा होगा। टोटल ब्याज 5370 रुपए था। इसका मतलब है कि ब्याज और कितना यहाँ जुड़ना चाहिए सर, आप कहोगे कि 5250 हो गया, 120 और जुड़ना चाहिए। इसका मतलब यहां से आपको समझ में आया कि जो ए का 1% है किसके बराबर है, 120 के बराबर है। मैं पूछूं ए का 100% कितना होगा, ए का 100% कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1% अगर 120 है तो 100% कितना हो जाएगा, 100 से गुणा कर देंगे, यानी कि ए का 100% ही तो ए में निवेश की गई राशि है। इसका मतलब ए में कितने रुपए दिए, इन्वेस्ट किया था उसने ए में 12,000 रुपए दिया था, ठीक है। ए में कितने रुपए दिया था 12,000, अगर ए में 12,000 दिया था तो बी में कितना दिया होगा सर, 25,000 में से 12,000 घटाएंगे कितना आ जाएगा 13,000, यानी कि 13,000 हो जाएगा। अब आपसे कुछ भी पूछ ले, चाहे पूछ ले ए में कितना निवेश किया था सर, ए में 12,000 हो जाएगा, बी में कितना था 13,000 हो जाएगा। आपसे पूछे कि दोनों के बीच में निवेश की गई राशि का अंतर कितना होगा, आप कहोगे सर 13,000 12,000, उसका अंतर कितना हो जाएगा 1,000 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं, कह रहा है कि साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए, साधारण ब्याज पे कौन सी राशि को निवेश किया था, ए को निवेश किया था। इसका मतलब साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि कितनी हो जाएगी 12,000, ऑप्शन नंबर बी, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने देखा जब ये सवाल आया हुआ था बहुत तहलका मचा हुआ था, यूट्यूब पे भी और हर जगह पे भी कि सर बहुत टफ कंसेप्ट आया हुआ है, लेकिन आप देखिए कैसे हमने सवाल को ब्रेक किया, हमने कुछ भी नहीं निकाला। जैसे ही हमने इस कंसेप्ट इसको ब्रेक किया तुरंत मैंने इक्विवेलेंट परसेंटेज निकाल लिया कि यहाँ कितना परसेंट, यहाँ कितना परसेंट, और इक्वल करके निकाला और हमारा आंसर आ गया। आया समझ में, ठीक है। अगर चीजें समझ में आ गई हो तो चलिए बढ़ते हैं, एक आध सवाल और करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो पाए, ठीक है। सीजीएल 2022 का सवाल है, देखिए आप इसको, ठीक है। आप देखिए ये सॉल्व हो पा रहा है आपसे या नहीं हो पा रहा है, देखिए आप इस सवाल को चाहे तो आप घर से भी करके आ सकते हैं, ठीक है, या फिर आइए नहीं है इसको सॉल्व ही करते हैं,
ठीक है, मैंने कंसेप्ट आपको बता रखा है, चुटकियों में सवाल हो जाएगा। चलिए देखिए करते हैं कैसे करेंगे। पूछा है ए और बी में ए और बी की राशि पूछा हुआ है। कह रहा है कि 66,300 रुपए थे, उसको ए और बी में बांट दिया गया। इस प्रकार बांटा गया कि 8 वर्षों के बाद ए को प्राप्त होने वाली राशि और 10 वर्षों के बाद बी को प्राप्त होने वाली राशि बराबर है। मतलब क्या था सर, मेरे पास में 66,300 रुपए थे, इसको मैंने इसमें कुछ ए को दे दिया और कुछ क्या किया, बी को दे दिया, ए और बी को दे दिया। अब क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज के 10% की दर से दिया गया, तो ए को प्राप्त होने वाली 8 वर्षों के बाद, अगर ए रुपए मान लेते हैं कि ए को ए रुपए अगर मिले हुए थे, ठीक है, ए को ए रुपए मिले थे, तो 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 8 वर्ष बाद हो जाएगा ए इंटू 1 प्लस आर बटा 100, और इसका पावर कितना हो जाएगा सर, 8 साल है तो 8 हो जाएगा। और बी को कितना मिला था सर, बी को अगर 20 रुपए मिला होगा तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर बी इंटू 1 प्लस आर बटा 100, इसका पावर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि ए को मिलने 8 वर्ष बाद और बी को मिलने वाली राशि 10 वर्ष के बाद, दोनों बराबर है। ये 8 वर्ष बाद मिलने वाली राशि है, ये उसको 10 वर्ष के बाद मिलने वाली राशि, दोनों बराबर है। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे सर दोनों को हम इक्वल कर देंगे। तो जब आप इक्वल करोगे तो आप ये इक्वल जैसे ही करोगे आप देखोगे 1 प्लस आर बटा 100 की पावर 8 है और यहाँ कितना है 10 है, तो 8 में से 10 कट जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। इसका मतलब आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे सर ए बराबर हो जाएगा, ये पूरा कट गया, बराबर क्या बचेगा बी, और इंटू में 1 प्लस आर बटा 100, कितना बचेगा, आर बटा 100 बचेगा। अब यहाँ पे कितना था, 8 था सर, यहाँ 10 था, इसका मतलब क्या है सर, यहाँ कितना बचेगा, 8 कट गया, बचा कितना, 2 बचा है। मैं आपसे पूछूं, अब आप आर का मान रख दीजिए, तो ए बटा, इस बी को इधर खींच लीजिए, ए बटा बी बराबर क्या हो जाएगा सर, 1 प्लस रेट की जगह कितना आ जाएगा, 10 बटा 100 आ जाएगा, इसका पावर 2। इससे आपने 0 काटा, 10 एक कम 10 एक, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 11 बटा 10, और इसका पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, आप कहोगे सर इसका मतलब ए अनुपात ए बटा बी जो है ना, ए बटा बी कितना आ जाएगा सर, ए बटा बी आ जाएगा मेरा 11 का स्क्वायर 121 और 10 का स्क्वायर 100, यानी ए और बी का जो अनुपात होगा राशि का कितना होगा, 121 अनुपात 100 होगा। अब क्या कह रहा है, दोनों को मिला के कितना दिया गया सर, दोनों को मिला के 66,300 रुपए दिया गया है। मैं यहाँ पे पूछूं कि दोनों को मिला के कितना होगा, आप कहोगे सर 100 और 121 कितना बन जाएगा, 221 यूनिट बन रहा होगा। 221 यूनिट कितने के बराबर होगा सर, 221 यूनिट हमारा 66,300 रुपए के बराबर होगा। मैंने आपसे जैसे ही काटा 3 बार कटा, 200 तिया 600, 21 तिया 63, यानी कि 3 बार क्या 300, इसका मतलब 1 यूनिट मेरा कितने के बराबर आ गया है सर, 1 यूनिट मेरा 300 के बराबर आ गया। अब पूछूं कि ए में कितनी राशि थी, तो 121 यूनिट थी, तो कितनी हो जाएगी 121 गुना में 300, और बी में कितनी हो जाएगी सर, बी में हो जाएगी मेरी 100 गुना में 300, और 100 गुना 300 करेंगे तो ये आएगा 30,000, और यहाँ पे कितना आएगा, 2 जीरो यहाँ पे आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। इसका मतलब कि ए को कितने रुपए मिले थे तो 36,300 मिले थे, और बी को कितने मिले थे 30,000 मिले थे। कितने मिले थे 30,000 मिले थे। अगर आप दोनों को जोड़ेंगे भी तो 30 60,000 और 66,300 आ जाएगा। आया समझ में आपको, इसका मतलब ए को 36,300 और बी को 30,000। कौन सा ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज आपने बहुत ही अच्छे अच्छे सवालों को देखा, और मैं आपको बताऊं आज मैंने प्रो लेवल के सवाल कराए, हर एक कंसेप्ट बता दिया, जो कंसेप्ट आपको कहीं और टीचर्स के पास नहीं मिलेगा, मैंने वो कंसेप्ट भी आपको सिखाया। आज हमारी कंपाउंड टेस्ट की 5वीं क्लास थी, अच्छे अच्छे सवाल हमने किए हैं। एक क्लास आपकी और होगी कल, और वो होगी आपकी इंस्टॉलमेंट की, ठीक है, उसमें हम कंपाउंड टेस्ट की इंस्टॉलमेंट को कंप्लीट करेंगे, और ऐसे ही जैसे मैंने आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन का शॉर्ट मेथड बताया है, ऐसे ही सिंपल जो कंपाउंड टेस्ट की इंस्टॉलमेंट है वो भी आपको चुटकियों में करा देंगे, ठीक है। उसके बाद में आपका कंपाउंड टेस्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, और उसको बहुत बेहतरीन ढंग से करने वाले हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिए, थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा करते रहिए, और मैं आपसे फिर बता रहा हूं कि अब आपकी क्लासेस कभी ब्रेक नहीं होंगी, रेगुलर आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। चलिए आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एक चीज और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग ये वीडियो आपकी जो दोस्त जिनको जरूरत है, ठीक है, जो पढ़ना चाह रहे हैं, जो किसी का पेड बैच नहीं ले सकते, या जो जिनको मैथ से थोड़ा डर लगता है, आप उनके पास वीडियो शेयर जरूर कर दिया करिए, ठीक है। मेरा काम है, मैं अपनी पूरी एनर्जी के साथ आपको चीजें पढ़ाता हूँ, ठीक है। हर एक कंसेप्ट खोल खोल के लेके आता हूँ, जो आपको कहीं नहीं पढ़ाया जाता उसको ही पढ़ाता हूँ।
तो आपसे एक रिक्वेस्ट सिर्फ मैं इतना करना चाह रहा हूं कि आप कम से कम जिन दोस्तों को इन वीडियो की जरूरत है, जो तैयारी कर रहे हैं, आप उनके पास तक इसको शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए ठीक है, एंड करते हैं क्लास। बाय बाय।